नई पत्नी के पति ने पहला काम यह किया कि सबको एक बड़ा झटका दिया। नए पति के बाल धोते समय शैम्पू खत्म हो गया। एक बोतल लाने को कहा, लेकिन उसने हेयर रिमूवल क्रीम उठा ली। जब आदमी खुशी से मलने लगा, इतना सब होने पर भी टाइजू गुस्सा नहीं हुआ। शाम को नई पत्नी को कंपनी की पार्टी ले गया। जब दोस्त ने पूछा कि इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिली, छुई फेनर ने पहले जवाब दिया, मैं पहले एक फाइटर गर्ल थी। टाइजू अक्सर मेरे बिजनेस का ख्याल रखता है क्योंकि वो फास्ट शूटर है। दिन में कई बार मेरी देखभाल करता है। उसे मेरा बंधा भाई कहना गलत नहीं होगा। आखिर हमारे धंधे में कौन नहीं चाहता जल्दी काम हो, कम झंझट और मजा भी मिले। बाद में कुछ साल लड़ाई के बाद थक गई, इसलिए उससे शादी कर ली। अरे बाप! दोस्त हैरान रह गए, दुनिया हिल गई। ये सच में मुफ्त में सुनने वाली कहानी है क्या? हा हा हा। टाइजू और भी शर्मिंदा होकर पैरों से अलग एक्टिंग करने लगा, क्योंकि छुई फेनर ने जो कहा वो सच्चाई से बिल्कुल अलग था। बल्कि कह सकते हैं कि उनका मिलना, जानना और शादी करना एक बेहद रोमांटिक प्रक्रिया थी। दोनों डेनमार्क जाते प्लेन में मिले। छुई फेनर डरी हुई थी तो टाइजू ने अंदर वाली सीट दे दी। रास्ते भर कहानियां सुनाकर उसे रिलैक्स किया। केन्या के कनेक्टिंग फ्लाइट में फिर साथ हुए। छुई फेनर ने शुक्रिया में उसे बिजनेस क्लास अपग्रेड करवा दिया। प्लेन में छुई फेनर ने खुद किस किया, कहा वो अच्छा इंसान है, जिंदगी भर साथ निभाने लायक। सोचा था प्लेन से उतरकर अलग हो जाएंगे, लेकिन होटल में फिर मिल गए। ऐसा नसीब देखकर कुत्ता भी वाह वाह करे। हा हा हा। इस किस्मत को संजोने के लिए दोनों ने साथ घूमा। केन्या का खास मटन सूप साथ खाया। अफ्रीकी घास के मैदान में सूर्यास्त देखा। रोमांटिक आकाश गंगा निहारी। यहाँ तक कि आदिवासी मसाई कबीले के सरदार की बेटी की शादी में भी गए। वहीं पर मसाई लोगों के सामने दोनों ने शादी कर ली। आह, कितना रोमांटिक, कितना खुशहाल और महान प्रेम। हालांकि ये सिर्फ टाइजू का नजरिया है, लेकिन छुई फेनर के लिए यह सब एक ऐसा खूनी इतिहास है जिसे वह याद नहीं करना चाहती। बात उसके परिवार के एक श्राप से शुरू होती है कि उनके परिवार की महिलाओं की पहली शादी कभी सुखी नहीं होती। उसकी बहन का पति दूसरा पति है और पिता भी दूसरे पति हैं। और अब वह भी अपनी पहली शादी का सामना करने वाली है। उसका एक प्रेमी है जिससे वह 10 साल से प्यार करती है। दोनों कॉलेज में मिले थे। प्रेमी उसका दंत चिकित्सा प्रशिक्षक था, लेकिन धीरे धीरे वह उसका निजी शिक्षक बन गया। अक्सर जब कोई आसपास नहीं होता था, होने के बाद दोनों ने मिलकर एक दंत क्लिनिक खोला। क्योंकि काम बहुत व्यस्त था और उसका प्रेमी एक बहुत नियमबद्ध व्यक्ति था, इसलिए उनके पास एक बिल्कुल मानक खाली समय का कार्यक्रम था। सोमवार को बॉलिंग, मंगलवार को एक ही रेस्तरां में एक ही खाना, यहाँ तक कि खाने की जगह भी कभी नहीं बदलती। वेटर उन दोनों की अजीब आदतों से अच्छी तरह परिचित थे। बुधवार को तस्वीर देखकर अनुमान लगाना, गुरुवार को टेनिस खेलना और शुक्रवार के लिए वे चीजें जिन्हें दिखाया नहीं जा सकता। वे इस पैटर्न पर 10 साल तक चलते रहे, कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान छुई फेनर को अचानक मातृत्व की चाह हुई। वह एक बच्चा चाहती थी, लेकिन उसके प्रेमी ने कहा बच्चे के लिए पहले शादी जरूरी है, क्योंकि बिना शादी के बच्चा हुकूक में पंजीकृत नहीं हो सकता। हुकूक के बिना बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। स्कूल के बिना बच्चे का भविष्य नहीं होगा। भविष्य के बिना बच्चे को बहू नहीं मिलेगी। यह वाकई एक गंभीर समस्या है। हाँ, लेकिन शादी करने पर छुई फेनर डरती थी कि श्राप के कारण उसका प्रेमी छूट जाएगा। इसलिए उसकी बहन ने उसे इतना दयनीय देखकर उसे एक चालाक उपाय सुझाया। अगर तुम अपने मौजूदा प्रेमी को नहीं खोना चाहती तो उसे सीधे दूसरा पति बना दो। सुना है डेनमार्क में शादी का प्रमाण पत्र मिलता है और आधे घंटे में तलाक हो सकता है। मैंने तुम्हारे लिए एक आदमी भी ढूंढ लिया है। वह डेनमार्क का एक स्थानीय छात्र है। सुबह उड़ान भरकर जा सकता है और दोपहर तक वापस आ सकता है। और फिर वह विमान में टाइजू से मिला, जो एक उत्कृष्ट व्यक्ति था। डर के कारण जमीन को देखने से उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस होता था, इसलिए उसने टाइजू से सीट बदलने की इच्छा जताई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोहे का खंभा मना करेगा। मना करने से भी क्या होगा, वैसे भी यह उसकी जगह है। पर यह बछड़ा फिर भी कुछ कहना चाहता है। आप सही कह रहे हैं, अगर हम मिलते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो, ऐसी स्थिति हमेशा होगी। हाँ, छुई फेन बिल्कुल अवाक है। मैं पहले से ही डरी हुई थी। आप मुझे और डरा रहे हैं। मैं सच में आपका शुक्रिया करती हूँ। हाँ, डरना तो ठीक है। इस बछड़े के पास बहुत बातें हैं, लगातार दबाव डालता रहता है। जब उसे पता चला छुई फेन डेनमार्क जाकर अजनबी से शादी करेगी, वह और भी उत्साहित हो गया। कहा कि उसके माता पिता भी जल्दी शादी किए थे और 70 साल साथ बिताए हैं। वाकई छू लेने वाली बात है। कहते कहते आंसू भी आ गए। छुई फेन तो टूटने वाली थी। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे शांति से सोने दें। हाँ, डेनमार्क पहुँचना आसान था, लेकिन कॉलेज छात्र से संपर्क नहीं हो पाया। बहन से पूछा कि किस तरह का व्यक्ति ढूंढा है, क्या वह भरोसेमंद है। बहन ने कहा उत्तेजित मत हो, क्या जिंदा आदमी मर सकता है? 3 टांगों वाला मेंढक मिलना मुश्किल है। 3 टांगों वाले आदमी तो हर गली में है। बस एक ईमानदार साथी ढूंढो, शादी करो और बात खत्म। फिर छुई फेन ने लोहे के खंभे को देखा। अरे तुम यहाँ हो, तुमने मुझे पूरे रास्ते तंग किया। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी समाज कितना खतरनाक है। याद है विमान में लोहे के खंभे ने कहा था वह केन्या जा रहा था, लेकिन सीधी उड़ान महंगी थी, इसलिए उसने यह सस्ता ट्रांसफर टिकट खरीदा। छुई फेन तुरंत टिकट काउंटर पर गई। नमस्ते, मैं केन्या जाना चाहती हूँ। सुना है आपके पास ट्रांसफर टिकट है जिसमें 280 यूरो की छूट मिलती है। हाँ महिला, लेकिन अब कोई टिकट नहीं बचा, सिर्फ एक बिजनेस क्लास का टिकट है, 250 यूरो का। क्या आप लेंगी? टिकट लेने के बाद छुई फेन जानबूझकर लोहे के खंभे से मिली। हाँ, हम फिर मिले। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं केन्या जाने के लिए ट्रांसफर का इंतजार कर रहा हूँ। केन्या? संयोग से मैं भी केन्या जा रही हूँ। क्या आप डेनमार्क शादी के लिए नहीं आए थे? हाँ, मैं मजाक कर रहा था। लड़कियों को बाहर अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो क्या आप मुझे आपके साथ बैठने में मदद कर सकती हैं? लेकिन आपका तो बिजनेस क्लास है। क्या? मैं इन लोगों से सबसे ज्यादा परेशान हूँ जो अक्सर मुझे बिना कारण मैंने इकोनॉमी क्लास खरीदी थी, अब मैं इकोनॉमी क्लास में बदलने के लिए कह रहा हूँ। आप दूसरों को अपग्रेड करते हैं तो मुझे भी दें। मैंने अभी तक बिजनेस क्लास का अनुभव नहीं किया है। पहली बार बिजनेस क्लास में बैठा तो लोहे का खंभा मिट्टी के ढेले जैसा लगा। अरे ये कुर्सी वाकई में लेट सकती है, कितना मजेदार है। क्या
और चुईफान ने टीजू को देखते हुए शौचालय जाने के लिए उठी। चुईफान फिर से बात करने आई, अपनी अकेली स्थिति जाहिर करते हुए। वह बहुत अकेली और ठंडी थी। दिल का खालीपन भरने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। जाते जाते उसने टीजू को छू भी लिया। मुझे लगा मेरा इशारा स्पष्ट था, पर टीजू मूर्ख निकला। विमान से उतरकर बस में अकेले निकल गया। मैंने उसे पटाने की सोची भी नहीं थी। चुईफान क्या करती, सिर्फ टैक्सी लेकर पीछा कर सकती थी। टीजू को लग्जरी होटल में जाते देख चुईफान पीछे के दरवाजे से अंदर घुसी, लेकिन अंदर जाते ही पानी में गिर गई। किसी से बहस करने का समय नहीं था। उठकर जल्दी से बाथरोब पहना और हॉल में टीजू से अचानक मिलने का नाटक किया। क्या संयोग है, तुम भी यहाँ हो? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? हम बेशर्म, कौन किसका पीछा कर रहा है? क्या तुम भी इस होटल में रुके हो? हमारा वाकई भाग्य है। माफ करें, मैं यहाँ नहीं ठहरा हूँ, सिर्फ काम रिकॉर्ड करने आया हूँ। जल्द ही जा रहा हूँ। पता चला टीजू एक ट्रैवल गाइड, एडिटर और रिपोर्टर है, आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स जैसा ही। चुईफान यहाँ क्यों आई? वह उसे आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? जल्दी से चेकआउट करके उसी होटल में रहने का बहाना बनाया, पर वहाँ पहुंचकर पता चला कि यह साधारण इलाका था। खराब माहौल, कमजोर सिग्नल और शाओचियांग साथी थे। सुनकर कि टीजू एक दिन रुक कर चला जाएगा, चुईफान ने उसका पीछा छोड़ दिया। टीजू को जल्द पटाने के लिए उसने बड़ा कदम उठाया और उसे कपड़ों की दुकान पर ले गई। जानबूझकर खुले कपड़े पहनकर उसे लुभाने की कोशिश की। ईमानदार लोहे का खंभा कहीं भी नहीं टूटा था, तो वह इस दृश्य को कैसे झेल सकता था? और शर्म से कपड़े की दुकान से जल्द फेनर के उपहार के लिए धन्यवाद देने हेतु लोहे का खंभा उसे प्रसिद्ध स्थानीय भेड़ का सूप खिलाने ले गया। रेस्तरां का गंदा वातावरण देखकर कुई फेनर को उल्टी आने लगी, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए उसे सहना पड़ा और अंत में उसने थूक दिया और परिणाम, कुई फेनर 1 मिनट भी नहीं रह सकी। पागल होने के डर से उसने लोहे के खंभे को सीधे चर्च में खींच लिया और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मेरे हो जाओ। लोहे का खंभा पारंपरिक व्यक्ति है। अरे अरे, ये बहुत जल्दी है। हम एक दूसरे को सिर्फ 1 दिन से जानते हैं। मुझे किलिमंजारो जाना है। अगर आपको आपत्ति न हो तो हम पहले एक दूसरे को जान लें। भेड़ के सूप की बर्बादी न हो। मैदान से गुजरते हुए लोहे का खंभा उसे सुंदर सूर्यास्त देखने पहाड़ पर ले गया। सच में कुई फेनर यहाँ की सुंदरता से मोहित हो गई। सोचा कि यह मूर्ख आखिरकार एक बार विश्वसनीय निकला, लेकिन फोटो खींचते समय उसने पीछे एक शेर देखा और डर गई। वह भागना चाहती थी, पर लोहे के खंभे ने उसे रोका। घबराओ मत, हम 4 पैरों वाले से तेज नहीं दौड़ सकते। मेरी सुनो, मरने का नाटक करो। शेर मरे जानवर नहीं खाते। शेर आगे बढ़ा और लोहे के खंभे के पेट को सूंघा। अरे बाप रे, ये गंध कुछ अजीब है। फिर 2 बार दहाड़कर चला गया। बचने के बाद लोहे के खंभे ने कहा, देखा, ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। संकट में शांत रहना सीखना चाहिए। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया। अरे मूर्ख, चलो जल्दी चलते हैं। लेकिन पहाड़ से उतरने से पहले ही उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी। दोनों हैरान रह गए। सुनसान अफ्रीकी सवाना में भी चोर, ये कौन मानेगा? कार के बिना दोनों पैदल चलने लगे। रात तक चलते रहे पर कोई नहीं मिला। दोनों एक पत्थर के नीचे रात बिताने लगे, सुंदर तारों को देखते हुए। कुई फेन को अचानक अपने दिवंगत पिता की याद आई। उसके पिता अंतरिक्ष एजेंसी में काम करते थे। बचपन में पिता अक्सर कहते थे कि वे उसे चंद्रमा पर घुमाने ले जाएंगे, लेकिन यह इच्छा अब कभी पूरी नहीं हो सकती। इस घटना के पीछे अचानक आग की रोशनी जली। कुई फेन ने पीछे मुड़कर देखा। जब वह जागी, सूरज पहले ही ऊपर चढ़ चुका था। झोपड़ी से बाहर निकली तो देखा टाइजू स्थानीय लोगों के साथ नाच रहा था। ये लोग बहुत मिलनसार थे। उन्होंने उन्हें गांव प्रधान की बेटी की शादी में भी आमंत्रित। मासाई शादी बड़ी दिलचस्प होती है। पहल दुल्हन के हाथ में होती है। दूल्हे को पहले घर में जाना होता है। दुल्हन चुनती है। केवल अगर दुल्हन घर में आने को राजी हो तभी वे पति पत्नी बन सकते हैं। यह परंपरा सुनकर कुईफेन के दिमाग में एक विचार आया, इस अच्छे अवसर पर वह भी यहाँ एक बार आजमा सकती है। इससे न केवल वह यहाँ से बच सकेगी, बल्कि परिवार के अभिशाप को भी तोड़ सकेगी। उसने टाइजू को अपना कोट लाने के लिए घर में भेजा और फिर खुद भी पीछे पीछे घर में। कोई इतना आगे बढ़ जाए, अगर टाइजू फिर भी मना करता तो क्या वह सच में मर्द होता? बस इतना ही। दोनों की शादी सफल मानी जा सकती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुईफेन ने तुरंत पलटी मारी। किसी को पहचानने से इनकार कर दिया। सीधे टाइजू को छोड़कर फ्रांस लौट गई। लेकिन उसे कैसे पता होता कि एक ऐसा व्यक्ति जो 40 साल से अकेला रहा हो, जब उसका दिल किसी का हो जाए तो कितना भयानक हो सकता है। वापस आकर अभी प्रेमी के साथ बेशर्मी से 2 दिन भी नहीं बिताए थे। आज वह अपने प्रेमी के साथ साप्ताहिक बॉलिंग खेल रही थी। तभी देखा कि टाइजू भी बॉलिंग हॉल में मौजूद था। कुईफेन हैरान रह गई। जल्दी से टाइजू को एक तरफ बुलाया। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मेरी पत्नी बिना कुछ कहे भाग।你还问我怎么会在这里？我观察你很久了。外面那个男人是你男朋友吧？嗨，我早就想和他分手了，可他一直来找我。你给我点时间，我一定处理好性部。贴着也慷慨，没问题啊。可第2天，贴着竟然又找到诊所来了。不是，昨天不说了给我点时间吗？做完我回去想了想，我觉得还是我跟他谈比较好一点。放心，处理这种事我老有经验了。翠峰都骂了，你谈个猫啊你！直接拿起针筒给他钩子扎了一阵，贴着当场就推点不离锁了。不过没关系，贴着说自己最还能爸爸，你扒个毛啊！于是翠峰又给他脸上来了几阵，眼瞅着贴着终于不能反抗了，翠峰也坦白了。韩皮，我根本不喜欢你。前段时间我就是空虚寂寞冷了，想找个汉汉陪我玩玩。现在我已经不空虚寂寞冷了，所以你现在滚出我的世界。OK， 听到翠峰这么说，贴着不 OK， 能咋办？难道继续爱真吗？只能狼狈切电波的迟开。
翠峰以为这下子终于彻底绝了后患，可当他来到民政局预约办结婚证时，工作人员却说他已经结过婚了。啥？我结过婚了？你确定没有搞错？没搞错。领导说他是在马赛结的，同样具有法律效应。啥？我在马赛结过婚，你们都知道。非洲大草原什么时候通往的？原来啊，贴住的哥哥在巴黎政府工作，贴着拿着马赛族的养批结婚证，找哥哥帮他办理了结婚等级。而且他和铁柱在马赛还有一笔婚后财产，1栋糙屋和3枚金币，外加班同样鸟。我们不让你进去，我可以让你进去。被贴住服的抽心，翠峰感觉比吃了爸爸还难受，单也没找，只能有去莫斯科户又贴着吃婚，还要让他知道热到女人有多可怕。你知道吗？自从上次诊所以别之后，我才知道我有多爱你，所以我毅然的和前男友拜拜了。现在只想和你好好过日子，就这么骗人的规划。没想到这个铁憨憨还真心了，那家伙可高兴批了，结果没高兴到3秒。既然如此，贴着就原谅了他。回到家里，翠峰又故意掀了他的纪念凭借。既然如此，贴着又原谅了他。洗澡时，他又故意把脱毛高档洗发水给他用。没关系，大冬天的，光头和戴帽子更配额。贴着又原谅了他。参加公司晚会，当朋友问贴着是怎么怪到这么漂亮的老婆是拿啥？我以前是个战妓女，战妓年战犯了，见经常光顾。我的贴住人还不错，而且欢快，所以我就跟他结婚了。心想自己让他以后都抬不起头了，这下总该跟我吃荤了吧？没想到铁着悠有原谅了他，沉溺都还能原谅我，你特要的是有多缺爱啊？不仅如此，贴着还罩你了。我知道你搞这些恶作剧，其实都是因为恐惧，很正常。生活里突然多了一个人，确实很恐惧，但同时也有很多美好，不是吗？放轻松，放下这背号码。翠芬彻底无语，你人还怪好的你，我特要真的是谢谢你。接着贴着继续记录旅行攻略，这是2个舞者将他拉上舞台跳舞。翠芬趁机给妹妹打电话诉苦，这极品根本不按套路出牌啊！就我做的那些吃谱事情，我自己都特要想给自己几个大笔道，可他不仅不怪我，还反过来安慰我呢，想让他浅吃荤血意，恐怕这辈子都不要想了吧。他没发现自己说的这些全被没关的录音记录捞下来。晚上贴着整理录音，是听到崔芬儿的童话录音，心里瞬间拔凉，原来自己在心爱的人眼里就只是一个小丑。第二天，随后他将继续变造谎言艺术交给崔芬儿，说自己旁边有一个朋友，贴住不仅没有拆穿他，而却怎么也开心将涂在脸上，看着这个被自己丢进帽子里戴在头上的男人，说这些都是他朋友让他追出去，诚恳的想贴着道歉，但他的心却自己这么做，对不起，是我太自私了，我还有1天时间才会回去，这期间我们一起度过吧，我希望能给我们短暂的婚姻留下一段美好的回忆。贴着答应了，他带着崔芬而去，又玩了莫斯科的著名经典，去参加了俄罗斯战争几年被的爱悼环带，他去体验了战斗民族的太空玩具，体验在月球时钟的感觉。原来贴着一直记得他说的父亲带他上月球的愿望，他没办法带他上月球，所以就用这样的方式让他体验一把在月球上的感觉。晚上2人有趣就把疯狂了一夜，看莫斯科美丽的夜景，美好的时光总是短暂的。第二天，崔芬儿回去了巴黎，继续过着以前那种被规划好的生活。周1大保龄球，周2去固定餐厅约会，周3万看图猜。这天又在大保龄球的时候，ये वाक्य शायद चुई फैन को छू गया। उसने मुड़कर अपने प्रेमी से कहा, मैं और नहीं कर सकती। हर बार गोल्फ खेलते समय तुम कहते हो मेरे पैरों की स्थिति गलत है। हर बार एक ही रेस्तरां में जाना, एक ही खाना मंगाना और वही बोरिंग खेल। मैं थक गई हूँ। मैं ऐसी नियमित जिंदगी और नहीं जीना चाहती। उसने प्रेमी की दी हुई सगाई की अंगूठी उतार दी। मुझे माफ करो, मुझे खेद है। कुछ महीनों तक उदास रहने के बाद उसने आखिरकार तेजू से मिलने का फैसला किया और अपनी पहली शादी के गवाह को बुलाया। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? मैंने तुम्हें बताया था हमारे परिवार में एक शाप है। पहली शादी सुखी नहीं होती, लेकिन दूसरी शादी बहुत सुखद होती है। अब हमारी दूसरी शादी है, हम जरूर खुश रहेंगे। अंत में तेजू ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दिया और दोनों ने बिना किसी शर्म के अपना जीवन साथ शुरू कर दिया। हाँ, कैसे कहूँ, शायद कुछ लोग सोचेंगे 10 साल का प्यार 10 दिनों के जुनून के आगे हार जाता है, लेकिन सोचिए ऐसी नियमित जिंदगी एक उम्र तक जीना बहुत कम लोग कर पाते हैं। फिर भी सोचता हूँ इस अशांत युग में हम सब पशु की तरह दिन प्रतिदिन साल दर साल एक जैसी जिंदगी ही तो जी रहे हैं।